यूट्यूब लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बातचीत करें कि ये जो वोट चोरी, मतदाता पत्र में धांधली और सारी के सारी मुसीबत की जड़ इलेक्शन कमीशन का मैनिपुलेशन और इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह न करने की जो मनोवृत्ति जो सामने आई है वो भारत में जो आप वो लोकतंत्र देख रहे हैं वो लोकतंत्र खैरात में नहीं मिला। और उस लोकतंत्र के निर्माण में भाजपा या पहले जनसंघ या उनकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, उसकी कोई भूमिका नहीं है। भारत में लोकतंत्र का जन्म हुआ ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ते हुए। और जब ये लड़ाई चल रही थी स्वाधीनता और जनतंत्र की, तो आरएसएस के लोग इसमें शामिल नहीं थे। क्यों शामिल नहीं थे, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो शामिल नहीं थे। आरएसएस के एजेंडे पर लोकतंत्र कभी नहीं रहा। हाँ, आरएसएस के एजेंडे पर लोकतंत्र का दुरुपयोग और लोकतंत्र का मैनिपुलेशन उसके एजेंडे पर जरूर रहा है। इसलिए जो लोग ये सोचते हो कि आरएसएस के जरिए लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है, वो गलतफहमी की शिकार है। आरएसएस कभी भी किसी भी स्थिति में लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकता और कभी भी किसी भी स्थिति में वो लोकतंत्र के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास और लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्वायत्त विकास के लिए काम नहीं कर सकता। लोकतंत्र का ही तो ये अर्थ था कि शिक्षा संस्थान स्वायत्त किए गए, विश्वविद्यालय स्वायत्त किए गए, कॉलेज स्वायत्त किए गए। और कॉलेज और विश्वविद्यालय रहेंगे तो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षक संघ होंगे, कॉलेज संघ होंगे। विश्वविद्यालय और कॉलेज के परिसरों में विभिन्न किस्म की विचारधाराओं की राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक गतिविधियां होंगी और उसमें वे गतिविधियां भी होंगी जो कि सरकार के विरोध में होंगी। लेकिन पिछले 14 वर्ष में, सॉरी 2014 के आने के बाद 11 वर्ष में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक सिरे से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के विश्वविद्यालय और कॉलेज के प्रांगणों में ताला लगा दिया। ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। ये लोकतंत्र का हनन न तो न्यायालय को दिखाई देता है, न सो कॉल इंटेलेक्चुअल्स जो स्वतंत्रता के लिए आरएसएस के पक्ष में आवाज बुलंद करते रहते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस के पक्ष में आवाज बुलंद करते रहते हैं, उनको भी ये चीज दिखाई नहीं देती कि आखिर ये जो विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज थे, ये कॉलेज स्वायत्त थे, इनकी एकेडमिक गतिविधियां और इनके अंदर पॉलिटिकल गतिविधियों की स्वतंत्रता थी। और यह स्वतंत्रता तो छीन ली गई। आज आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और उससे एफिलिएटेड कॉलेज में कोई भी प्रोग्राम चाहे कितना भी जरूरी हो, वो आप जो गवर्नमेंट के खिलाफ है वो नहीं कर सकते। आप एक शब्द गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि आरएसएस एकदम स्वायत्तता और लोकतंत्र का विरोधी है। जिन लोगों को इल्यूजन हो और जो इस इल्यूजन में काम कर रहे हैं आरएसएस के लिए कि आरएसएस तो लोकतंत्र का रक्षक है, उनको हम सावधान करना चाहते हैं कि वे लोकतंत्र के लिए काम नहीं कर रहे, वे लोकतंत्र की हत्या के लिए काम कर रहे हैं। आरएसएस की समूची रणनीति लोकतंत्र के खिलाफ है। वो चाहे जैसी बातें कहें, चाहे जिस भाषा में बोले, लेकिन आरएसएस की परख, आरएसएस की कसौटी उसके गर्भ से पैदा हुए नेताओं की राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर
तय की जानी चाहिए। कोई भी राज्य सरकार जो कि बीजेपी चला रही है उस पर पूरा नियंत्रण है आरएसएस का। केंद्र सरकार उस पर पूरा नियंत्रण है आरएसएस का। और गतिविधि क्या है? गतिविधि है लोकतंत्र का हनन करो। गतिविधि यह है कि स्वायत्त संस्थाओं को नष्ट करो। गतिविधि यह है कि किसी भी किस्म की प्रोटेस्ट की आवाज कैंपस में सुनाई नहीं देनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ा साइन है जिसको कि आप सभी लोगों को समझना चाहिए। अभी तक ये दिक्कत कैंपस में थी। सबसे पहले ये दिक्कत कैंपस में आई जेएनयू पर हमला करने के साथ शुरुआत हुई इसकी। और इसने दूसरा अपना सेंटर बनाया जम्मू कश्मीर को। वहां इलेक्शन जीते, कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करके इलेक्शन जीते। और इलेक्शन जीतने के बाद में वहां के सभी मोर्चों पर कब्जा किया और उसके बाद में जम्मू कश्मीर राज्य को ही नष्ट कर दिया। आज जम्मू कश्मीर राज्य राज्य के रूप में हमारे नक्शे में नहीं है। लोकतंत्र की दूसरी बड़ी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शिक्षा में लोकतंत्र का हनन जेएनयू पर हमले से शुरू हुआ, जो पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक तरह से छा गया। और लोकतंत्र के हनन का दूसरा चरण शुरू हुआ जम्मू कश्मीर मॉडल से। थर्ड, इन दोनों के बीच में जो चीज आई जिसने कि आप सब लोगों ने नोटिस किया लेकिन फील नहीं किया, जानते तो हैं आप, वह जीएसटी ने एक सिरे से आपकी कमर तोड़ दी। आप हर चीज पर अब जीएसटी देते हैं। कितनी बार जीएसटी देते हैं आप नहीं जानते। आप कितनी बार टैक्स देते हैं आप नहीं जानते। मैं जो पैसा मेरे पास आता है, मैं टैक्स देके मेरे हाथ में पैसा आता है। जब मैं टैक्स दे चुका तो फिर मुझे बाजार में खरीदने के लिए बार बार टैक्स क्यों देना पड़ेगा? क्यों जीएसटी देनी पड़ेगी मुझे? आप एक तरफ इनकम टैक्स ले रहे हैं, दूसरी तरफ हर वस्तु पर जीएसटी ले रहे हैं, तो लोगों के पास इनकम बचेगी कहां से? बेशुमार अतार्किक नीतियों के तहत जीएसटी लागू की गई और उसका परिणाम बाजार की एकदम स्वतंत्रता उसने छीन ली। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो कि अब सामने आई है खुल के, वो है वोट चोरी। मत पत्रों में धांधली, वोटर लिस्ट में धांधली, और ये काम बड़े ही शातिराना ढंग से, बड़ी कुटिलता और कौशल के साथ किया जा रहा है, जिसको कि पकड़ना हर एक के बस की बात नहीं है। नोटबंदी से आपका जो नुकसान हुआ उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता आपसे। उसने आपकी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। आरएसएस के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी ने जो सरकार बनाई, उस सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इंडस्ट्रियल, एकेडमिक सभी क्षेत्र में तबाही मचाई। कोई क्षेत्र इस तबाही से बचा नहीं है। और जो नौजवान अभी आरएसएस के नशे में हैं, मोदी के नशे में है, उनसे तो ये बात हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि आप यहां से सोचिए कि एक लड़का जो 5 लाख, 7 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए खर्च करके ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में लेता है, स्नातक बनता है, तो उसके हाथ में क्या होता है? उसको कहीं कोई भी नौकरी दिखाई नहीं देती। पढ़े लिखे ग्रेजुएट लड़के जिन्होंने 5-5, 7-7, 8-8, 20-20 लाख रुपए तक खर्च किए हैं ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए, वे आज बुरी तरह से परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन उनके दिमाग में यह बिठा दिया गया कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो डेवलपमेंट।
मैं नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूं कि मोदी जब तक रहेगा आपको कभी भी कोई भी चीज नहीं मिलेगी। आप जो आज शर्ट पहने हुए हैं, अगले 5 साल बाद वो शर्ट भी आपके तन पर नहीं होगी। आज स्थिति है कि आपकी इकोनॉमी एकदम सिकुड़ गई है। मोदी जब आए थे तो 8.5-9% जीडीपी दर थी और आज 6% से भी नीचे जीडीपी दर है। और ये 3% की जीडीपी में गिरावट, ये साधारण गिरावट नहीं है। और ये गिरावट अभी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अमेरिका के साथ में जो हमारी टैरिफ वार चल रही है, उस टैरिफ वार में ये जीडीपी बढ़ेगी। अब जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने अपने शासन में जहां एक तरफ डेमोक्रेटिक संस्थानों को नष्ट किया, तोड़ा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पूरे के पूरे लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों पर हमले किए, तरह तरह से हमले किए और पूरा का पूरा लोकतांत्रिक प्रवेश नष्ट कर दिया। और अब लगता है कि हिंदुस्तान एक फंडामेंटलिस्ट देश है, हिंदू फंडामेंटलिस्ट देश है। आप किसी से भी बात करिए, वो नशे में है, वो हिंदुत्व के नशे में है। आपको लगेगा ही नहीं कि हिंदुस्तान में कभी धर्मनिरपेक्षता थी। धर्मनिरपेक्षता को इन लोगों ने गाली बना दिया। अब एक सामान्य आदमी जिसके पास में कोई बड़ी गहरी राजनीतिक समझ नहीं है, वो कल तक जिसको कि ये था कि वो एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में रहता है, वो अब धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र दोनों से नफरत करता है। कितना बड़ा अचीवमेंट है ये। और अब इस अचीवमेंट के ऊपर, यानी एक तरफ पूरा प्रवेश पहले बिगाड़ा गया, यानी पहले जनता को जनतंत्र विरोधी बनाया गया और फिर जनतंत्र के संस्थानों को मैनिपुलेट किया गया, दुरुपयोग किया गया और नष्ट किया गया, जिससे कि जनता जनतंत्र के मैनिपुलेशन और विध्वंस पर प्रतिवाद न कर सके। निश्चित तौर पर कांग्रेस और उसकी लीडरशिप जो राहुल गांधी है, वो इसके बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने वोट में जो धांधली है उसका एक बहुत बड़ा खुलासा किया। लोकतंत्र किस करवट बैठेगा हम नहीं जानते, लेकिन एक खुलासा सिर्फ एक चीज का मैसेज देता है। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि उसमें बहुत सैकड़ों वीडियो हैं। वो खुलासा ये करता है कि लोकतंत्र आपके हाथ से निकल चुका है। लोकतंत्र भारत के सिस्टम से निकाल के बाहर फेंक दिया गया और ये आरएसएस की सबसे बड़ी सफलता है। कि वोट चोरी के बहाने जो लड़ाई शुरू होगी, वो एक तरह से लोकतंत्र के सिस्टम को पुनः अर्जित करने, पुनः स्थापित करने की लड़ाई है। ये सिर्फ राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव की लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ चुनाव में वोट का और मतदाता सूची में धांधली का प्रश्न नहीं है। यह अदालतों में जो बहस हो रही है, अदालतों की बहस के परे जाके देखिए आप। आपके हाथ से डेमोक्रेसी जा चुकी है। आप इल्यूजन में है कि आप डेमोक्रेसी में रहते हैं। आपके हाथ में डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी तब होती है जबकि डेमोक्रेसी में किसी भी एक सामान्य आदमी की बात सुनी जाए। यहां तो स्थिति है कि 300-300 सांसद लिखकर, पैदल चल के, मार्च करके इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाते हैं, तब भी इलेक्शन कमीशन सुनने के लिए तैयार नहीं। साधारण आदमी की बात छोड़ दी। संसद में लगातार विपक्ष मांग कर रहा है, विपक्ष की एक भी मांग मानी नहीं जा रही है। और वो क्या मांग कर रहा है? मत पत्रों में धांधली, वोटर लिस्ट में धांधली, इस पर बात की जानी चाहिए। सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है, जांच की नहीं मांग कर रहे, वो सिर्फ संसद में बहस हो। नरेंद्र मोदी की सरकार इस मसले पर बहस ही नहीं होने देना चाहती। इसका अर्थ यह है कि बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, जो कि हम सबकी चेतना के परे थी। एक समय था जब नरेंद्र मोदी
2014 में तैयारी कर रहे थे तो मैंने साफ कहा था, ये मैंने लिख के भी दिया था, और 2007-8 में मैंने लिखा था कि नरेंद्र मोदी अगर आएंगे तो देश में फासिज्म आएगा, देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का कोई भविष्य नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने मेरी बात को सच कर दिखाया। 2007 में जब वो गुजरात में विधानसभा का चुनाव जीते थे, उस समय मैंने उनकी कार्यशैली का और उनके राजनीति का विश्लेषण किया था और भविष्य को रेखांकित किया। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने, क्या किसी ने भी इसको बात को सीरियसली लिया नहीं। तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सेकुलर पार्टियों को ये अपने ऊपर विश्वास था कि वे बीजेपी को नहीं आने देंगे, लेकिन उनका ये विश्वास नष्ट कर दिया नरेंद्र मोदी ने। क्यों? नरेंद्र मोदी ने जो मॉडल चुना वो फासिज्म का मॉडल था, उसके अनुरूप उन्होंने पूरी की पूरी प्रचार नीति बनाई, उसके लिए पूरी सांगठनिक संरचना बनाई और जनता के दिमाग को नियंत्रित किया। और आज नरेंद्र मोदी विजेता की तरह सिर पर बैठे हुए हैं। जनतंत्र जा चुका है, फासिज्म स्थापित हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने जनतंत्र को विदा कर दिया है, क्योंकि वो जनतंत्र के जरिए ही जीत के आए थे। तो वो ये कैसे कहें कि मैंने जनतंत्र को, संविधान को बाय बाय कर दिया। संविधान है, कागज में संविधान है, कागज में अदालतें भी हैं, कागज पर संसद भी है और सांसद भी हैं और विधायक हैं और विधानसभाएं भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन लोकतंत्र जा चुका है। ये जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे देश में हुई है कि विधानसभा के होते हुए, विपक्ष के होते हुए, लोकसभा के होते हुए, चुनाव के सिस्टम के होते हुए लोकतंत्र कैसे चला गया, ये साधारण चीज नहीं है। विपक्ष ने जो वोट चोरी के नाम पर लड़ाई का आह्वान किया है, जो कि आने वाले दिनों में होगी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो लड़ाई बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि लोकतंत्र आपने स्थापित किया था आर पार की लड़ाई लड़के साम्राज्यवाद से। आज साम्राज्यवाद से लड़ाई नहीं है, आज आपके घर में ही साम्राज्यवाद के पिट्ठू, जो कि जनतंत्र नहीं चाहते, उनकी सरकारें हैं। आरएसएस साम्राज्यवाद का पिट्ठू रहा है, आज भी है। आरएसएस अमेरिकी मालों का सबसे बड़ा विक्रेता है, वो आज भी है। आरएसएस के लोग जो तमाम किस्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप उनकी दुकानों पर जाइए, उनकी दुकानें विदेशी मालों से भरी हुई हैं। उनकी पार्टी कारपोरेट चंदे से भरी हुई है। वो कभी कारपोरेट लूट के खिलाफ नहीं बोलते, बल्कि उन्होंने कारपोरेट लूट को संवैधानिक मान्यता दी है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नाम पर तकरीबन 13 लाख करोड़ रुपया बड़े पूंजीपतियों का माफ किया है, बैंकों से लिया गया कर्ज। ये 13 लाख करोड़ रुपया कहां गया? ये सीधे पूंजीपतियों की पॉकेट में गया, और ये मेरी आपकी सबकी जेब से निकाल के दिया गया। और किसने दिया? आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सरकार ने। मुझे कोई इल्यूजन नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो भी काम कर रहे हैं वो आरएसएस के लिए कर रहे हैं और कारपोरेट घरानों के लिए कर रहे हैं। मुझे कोई इल्यूजन नहीं है कि आरएसएस जो राजनीति कर रहा है वो कारपोरेट कल्चर और खासतौर पर लुम्पेन जो कैपिटलिज्म की जो कल्चर है उसके लिए राजनीति कर रहा है, उसके हित में राजनीति कर रहा है। तो आपकी समस्याएं गहरी हैं। आपको पहले लोकतंत्र को एक सिस्टम के तौर पर अर्जित करना है, उसे बचाना है, उसे पुनः स्थापित करना है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का पहला लक्ष्य था 2014 में आने के बाद जो डेवलपमेंट का बिगुल बजा के वो आए, उसमें इनहेरेंट मीनिंग था उसका कि नो लोकतंत्र, ओनली डेवलपमेंट।
और आप इस भ्रम में रहे कि नरेंद्र मोदी रहेंगे तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन कितना डेवलपमेंट हुआ? आज स्थिति यह है कि देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। कोई राज्य नहीं है जहां बेरोजगारी ना हो। यहां तक कि गुजरात में भी भयानक बेरोजगारी है। कौन सी चीज दांव पर लगी हुई है? आपका अस्तित्व और लोकतंत्र का अस्तित्व दोनों दांव पर लगे हुए हैं। और किसने ये आपके अस्तित्व को और लोकतंत्र के अस्तित्व को नष्ट किया या चुनौती दी या उसे नुकसान पहुंचाया? नरेंद्र मोदी और आरएसएस। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र को फिर कुर्बानी देकर वापस लाएं। और इस बार जो लोकतंत्र कुर्बानी देकर वापस आएगा, ये पुराने जैसा लोकतंत्र नहीं होगा। अभी तो लोकतंत्र का एक ही एजेंडा दिखाई दे रहा है ना आपको, मतदाता सूची, नागरिकता की पहचान। यानी सोचिए, ये डेमोक्रेसी के बेसिक हैं जो खतरे में पड़ गए हैं। आज आज नागरिक की पहचान खतरे में है। जरा सी स्पेलिंग मिस्टेक से नागरिकता की पहचान आसाम में खतरे में पड़ गई है, सैकड़ों हजारों लोगों की। हमने कभी नागरिकता को इतना कमजोर नहीं देखा कि अगर मेरे नाम में अगर जगदीश्वर में जे है और जे की जगह जी छप गया है, तो इसकी वजह से मुझे जो है वोट से वंचित कर दिया जाए, नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। यह खतरा तो मैंने कभी नहीं महसूस किया। नरेंद्र मोदी की सरकार की पूरी साजिश लोकतंत्र के सभी स्ट्रक्चर को, पूरी समस्त संरचनाओं को नष्ट कर देने की है। और उसमें वो एक हद तक सफल भी हुए हैं। देर से ही सही, लेकिन विपक्ष को यह चीज समझ में आई है। अब समस्या यह है कि विपक्ष इस पर दीर्घकालिक लड़ाई की योजना के साथ जनता को आंदोलित करे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सत्ता में आने के बाद में जनता को अलोकतांत्रिक बनाया। अलोकतांत्रिक जनता बनाने के बाद में फिर उसने लोकतंत्र पर हमले किए, लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट किया। आप अपने जन आंदोलन के जरिए लोकतांत्रिक जनता बनाएं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को अर्जित करें, लोकतंत्र को अर्जित करें। क्यों? क्योंकि मेरी साफ धारणा है कि न्यायपालिका आपको लोकतंत्र नहीं दे सकती, संसद आपको लोकतंत्र नहीं दे सकती। एकमात्र लोकतंत्र की गारंटी है जनता का बृहत्तर जनतांत्रिक आंदोलन। इसमें तन मन धन से आप सब लोग मदद करें और शामिल हों। इसका नेतृत्व राहुल गांधी करें, तेजस्वी यादव करें, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव करें, ममता बनर्जी करें, कोई नुकसान नहीं है। इनके साथ आपके जो भी निजी मतभेद हो, इन्हें फिलहाल स्थगित कीजिए, क्योंकि आपके हाथ से लोकतंत्र जा चुका है। ये जो राहुल गांधी ने जो अपना 1 घंटे से अधिक का जो प्रेजेंटेशन दिया, जो लाइव दिखाया गया, जिन लोगों ने न देखा हो वो यूट्यूब पर वो अवेलेबल है, उसे देखें। वो प्रेजेंटेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत में लोकतंत्र की समाप्ति कर दी गई है। चुनाव आयोग के बयान इस बात का प्रतीक है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। मेरे देश से लोकतंत्र जा चुका है और मुझे गुस्सा आता है, मुझे नफरत होती है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसमें कि लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं और लोग जश्न मना रहे हैं। हमने लोकतंत्र को रीगेन किया था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में असंख्य कुर्बानियां देकर। चाहे आपको 10 साल जेल रहना पड़ा, चाहे 20 साल जेल रहे, नेहरू जी 10 साल जेल रहे थे, तब लोकतंत्र आया था।
अनेक बार महात्मा गांधी जेल गए, तब लोकतंत्र आया। लोकतंत्र जो है वो खैरात में नहीं मिला था आपको। तो पहले जो लोकतंत्र था वो लोकतंत्र खत्म किया जा चुका है। अब आपको नया लोकतंत्र हासिल करना है, और नए लोकतंत्र की बुनियाद होगी सिर्फ एक ही चीज। भारत में जो लोग पैदा हुए हैं, भारत में जो लोग रहते हैं, वे भारतवासी हैं, वे भारत के नागरिक हैं। उनकी संप्रभुता की रक्षा करना और उनकी संप्रभुता की रक्षा के लिए संप्रभु लोकतांत्रिक संरचनाओं का निर्माण करना, स्वतंत्र लोकतांत्रिक संरचनाओं का निर्माण करना, यह हमारा लक्ष्य होगा। इसी आधार पर सारा का सारा आंदोलन चलना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।